अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ा खरल आपसे मुखातिब हूँ और आज की सियासी गहमा गहमी के हवाले से बात करूँगा। और दो पॉइंट्स जो ज़ेर बहस हैं वो ये हैं कि इमरान खान की प्रोटेक्टिव कस्टडी बेल हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और डॉक्टर शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड पे 48 घंटों के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ये दो अहम डेवलपमेंट है आज के हवाले से, और इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इसके अलावा भी एक डेवलपमेंट है और वो सैलाब के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। तो पहली बात करते हैं इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। उनके ख़िलाफ़ FIR हफ्ते की रात को कटी थी, और जिसमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि इमरान खान ने बहुत गलत बातें की हैं और पुलिस के आला अफसरान को धमकियाँ दी हैं, और साथ ही साथ एक एडिशनल सेशन जज को भी धमकी दी है। ये बातें हैं, और उस हवाले से उनके ख़िलाफ़ ATA भी यानी दहशतगर्दी की एक्ट भी लगाई गई है इमरान खान के ख़िलाफ़। इमरान खान के हामी और बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि ये सरासर ज़्यादती है, उनके ख़िलाफ़ ATA नहीं बनती। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान ने जिस तरीके से इंतज़ामिया ख़ास और पुलिस को टारगेट किया है और उन्हें धमकियाँ दी कि देख लेंगे वगैरह वगैरह, इससे पुलिस जो इस्लामाबाद की पुलिस काफ़ी खौफज़दा है और टेरराइज़ करने की कोशिश की गई है। इसी तरह एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी जो डॉक्टर शहबाज गिल का केस सुन रही हैं, उनके ख़िलाफ़ भी ये सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की हुकूमत के नज़दीक, और उसका रद्द-ए-अमल भी होना था। ये है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की सुनवाई हुई तो बाबर अवान और इसके अलावा फैसल चौधरी ने दलाइल दिए, और बाबर अवान ने इस मौके पर मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हमारा मौक्कल पेश होगा अदालत में। जैसे ही यहाँ पहुँच पाता, रास्ता बहुत कठिन था इसलिए यहाँ पहुँच नहीं पाया है, ये उन्होंने उनके बारे में कहा। इसी तरह जस्टिस जो सुन रहे थे डबल बेंच, उसमें जस्टिस कयानी और उसके अलावा जस्टिस बाबर सत्तार हैं, तो उन्होंने इमरान खान की प्रोटेक्टिव कस्टडी बेल मंजूर करते हुए 25 अगस्त की दोबारा हियरिंग के लिए टाइम रखा है। याद रहे कि इसी तरह की कुछ बेल पिटिशन्स माजी में नवाज शरीफ की जानिब से और आसिफ अली जरदारी की जानिब से भी पेश हुई थी, लेकिन वो रिजेक्ट हुई। ये हुकूमत और PDM के लोग इस वक्त कह रहे हैं कि उनकी मंजूर क्यों नहीं हुई थी, जबकि इस तरह के एक और PDM का ही एक या सेक्शन या दूसरे लोग जो न्यूट्रल हैं इस तरह के हैं, वो कह रहे हैं कि ये रास्ता इनफैक्ट मिल गया नवाज शरीफ को कि वो दोबारा इस तरह की बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव कस्टडी बेल, और फिर यहाँ आके शामिल तफ्तीश हो सकते हैं, और इस तरह उनके ख़िलाफ़ जो केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं उनकी सुनवाई दोबारा से रिज्यूम कर सकती है। ये बात कह रहे हैं। ये तो इमरान खान के और इस प्रोटेक्टिव कस्टडी बेल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद डॉक्टर शहबाज गिल का केस आता है। डॉक्टर शहबाज गिल का असल में केस पहले आ जाता है कि क्योंकि इसकी वजह से इमरान खान के ख़िलाफ़ ये FIR कटी है, या उसके तनाजुर में उसके रिएक्शन में जो इमरान खान F9 वाली रैली जो हफ्ते की रात को निकाली थी उसमें जो बोले थे, उसके रिएक्शन में ये FIR या उसके नतीजे में ये FIR आई है सामने। इमरान खान का केस तो एक तरफ, तो डॉक्टर शहबाज गिल को अब जिस्मानी रिमांड पर 48 घंटे के लिए भेज दिया गया है डॉक्टर पुलिस के पास। और डॉक्टर शहबाज जब अदालत में पेश आए तो वो खुश फहमी में थे कि आज शायद उनकी ज़मानत हो जाएगी, और ज़मानत के लिए मचलके वगैरह दे दिए गए हैं। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पहुँचे तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे, और वो चल कर और सेहतमंद तरीके से जब जज के पास पेश हुए और जैसे मुकालमा हुआ तो फिर सारी बात खुल कर सामने आ गई, और फिर उस पर ही जज ने प्रोटेक्टिव कस्टडी बेल या कहीं और भेजने के बजाय उन्होंने उसके जिस्मानी रिमांड के लिए ताकि तफ्तीश हो जाए, जिसकी इस्तदा पुलिस ने पहले ही कर रखी थी, और उनकी बीमारी के पेश नज़र ये इस्तदा कुछ दिनों के लिए 2 दिनों के लिए रोक दी गई थी। अब उस पर दोबारा अमल दरामद शुरू हो गया, और उन्हें 48 घंटों के बाद ही दोबारा अदालत में डॉक्टर शहबाज गिल को पेश किया जाएगा। डॉक्टर शहबाज गिल ने जो स्टेटमेंट दी थी 9 अगस्त को, उसमें उन्होंने स्टेटमेंट में एक टेलीविज़न चैनल पे ये ऐसा कुछ कहा था कि जिसका मतलब निकलता था कि वो रियासती इदारों के अंदर कुछ उकसाने पर कर रहे हैं या
پولرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے خلاف یہ FIR ہوئی، اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی۔ پکڑنے کے دوران میں اس کا موبائل وغیرہ ریکور نہیں ہوا پولیس کے مطابق۔ وہ ریکور کرنے کے لیے کہ اس میں بہت سا مواد اور ایویڈنس ہے جس کو ساتھ سبسٹانشیٹ کرنا ہے ان کی انویسٹیگیشن کے ساتھ، تاکہ آگے پروسیس چل سکے کورٹ کے اندر۔ یہ ساری چیزیں ہیں اور سارے عوامل ہیں۔ ان عوامل کے دوران میں ایک بڑا عمل جو اس وقت ملک میں رونما ہو رہا ہے وہ ہے سیلابوں کی صورتحال۔ جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں سیلابوں نے بہت زیادہ تباہ کاریاں کی ہیں اور بہت سارے ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور بری طرح متاثر ہو چکے ہیں ان سیلابوں میں۔ ان کے پیارے ان سے بالکل ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں، بہہ گئے ہیں، پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ ان کے بہت سارے مویشی مال اور گھر گر گئے ہیں، ان کے کام کی جگہیں، ان کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس میں ملک کے ہر شخص کو متفکر ہونا چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے کہ ان کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ اس وقت سیلابوں سے متاثر ہے اور ان کی مدد کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اور حکومت کو باقی کام چھوڑ کر، سیاست بعد میں ہوتی رہے گی، اس طرف توجہ دینی چاہیے، یہی تقاضا ہے وقت کا۔ اور عمران خان صاحب کو بھی اپنے کارکنوں کو یہ ہدایت دینی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ سڑکوں پر احتجاج کریں، اس وقت لوگوں کی مدد کریں اور لوگوں کی مدد کر کے اس وقت انہیں اس مشکل صورتحال سے نکالیں۔ ظاہر ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے، سب کے لیے اچھا ہوگا، لیکن اس وقت جن کے ساتھ مسائل ہیں ان کے مسائل حل کرنا بہت ضروری ہے۔ امید ہے آپ بھی اس پر عمل کریں گے اور جہاں جہاں ممکن ہو ان سیلاب زدگان کے لیے مدد کریں گے اور لوگوں کو انکریج کریں گے کہ وہ بھی مدد کریں، کیونکہ ضرورت کے وقت، مصیبت کے وقت اگر ہم خاموش رہیں گے یا ہم کچھ نہیں کریں گے تو پھر ہمارے ملک کا اللہ ہی حافظ۔ اللہ حافظ۔